अच्छा जी। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम ट्रांज़ैक्शन के बारे में बात करते हैं और वो ट्रांज़ैक्शन है जनवरी 24 को। ओवरनाइट फाउंड दैट इट हैज़ परचेज़ मोर टूल दैन इट्स नीडेड ऑन जनवरी 24 इट सोल्ड द एक्सेस टूल ऑन अकाउंट टू एज टोइंग अ प्राइस ऑफ 1800 द टूल्स वर सोल्ड एट अ प्राइस इक्वल टू देयर कॉस्ट सो देयर वाज नो गेन और लॉस ऑन दिस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कहता है इस ट्रांजैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि ओवरनाइट को ये लगा कि उसको मज़ीद कुछ टूल्स परचेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऑन जनवरी 24 को उन्होंने क्या किया है कि जो एक्सेस इनके पास टूल पड़े थे इसको सेल कर दिया है और सेल किया है ए स्टोइंग कंपनी को 1800 का। अब ये जितनी उसकी प्राइस थी उतने का ही उसको सोल्ड कर दिया है और इसके बदले में कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ है। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब भी हम सेल करते हैं, ठीक है, या तो हम कैश पे सेल करते हैं या हम उधार पे सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में आपको ये कहीं नज़र नहीं आ रहा कि उसने कैश पे जो है वो सेल किया है। तो इट मीन्स के ये उधार ट्रांजैक्शन हुई है। आप चेक कर सकते हैं ऑन जनवरी 24 इट सोल्ड द एक्सेस टूल ऑन अकाउंट टू ए स्टोइंग एट अ प्राइस ऑफ डॉलर 1800, ठीक है। आगे नहीं लिखा हुआ ऑन कैश या ऑन अकाउंट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इट मीन्स के यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बंदे को सेल किया जा रहा है। तो आपके पास ये हिंट है देखने के लिए कि ये उधार पे सेलिंग हुई है। अगर लिखा होता इस बंदे का नाम ना लिखा होता, अगर लिखा हुआ होता इट सोल्ड द एक्सेस टूल्स ऑन अकाउंट 1800 प्राइस फॉर कैश, तो इसका मतलब है कि वो कैश पे सेलिंग हुई हुई थी। अगर लिखा होता इट सोल्ड द एक्सेस टूल ऑन अकाउंट और लिखा होता सिर्फ इस बंदे का मतलब प्राइस लिखी होती, ठीक है, तो फिर भी इसका मतलब उधार होना था। अब यहाँ पे आपके पास जो हिंट है ये देखने के लिए कि ये उधार पे ट्रांजैक्शन हुई है वो ये है, दिस वन, दीज आर द की वर्ड। इट सोल्ड द एक्सेस टूल ऑन अकाउंट टू ए स्टोइंग एट अ प्राइस ऑफ डॉलर 1800, यानी कि उधार के ऊपर जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एनालाइज करना है कि इसमें कौन कौन से दो ऐसे अकाउंट हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारे पास सेल क्या हो रहा है, सेल हो रहा है हमारे पास टूल सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहना है कि टूल एंड इक्विपमेंट एसिड है और ये डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि सेल हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं 1800 से। एक तो हमने ये एनालाइज कर लिया। दूसरा एनालाइज करना है कि उधार पे, अब जब सेल करते हैं तो पैसे रिसीव होने हैं, तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट एंड और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है। तो हमारे पास यहाँ पे एनालाइज करने के बाद इस ट्रांजैक्शन को हमें पता चल गया कि दो अकाउंट शामिल हैं, वन इज अकाउंट रिसीवेबल एंड सेकंड वन इज टूल एंड इक्विपमेंट। टूल एंड इक्विपमेंट हमारा एसेट है, उसमें कमी हो रही है क्योंकि वो सेल किया जा रहा है। अकाउंट रिसीवेबल ऐसे पैसे जो फ्यूचर में रिसीव करने हैं, ये अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और ये भी एसेट है। अब हमने डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई कर लेना है कि ये जो टूल एंड इक्विपमेंट जो डिक्रीज हो रहा है एसिड, ठीक है, जब एसिड में कमी होती है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो हमने इधर एनालाइज कर लिया कि डिक्रीज इन एसिड आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, यानी जो टूल एंड इक्विपमेंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। और जो अकाउंट रिसीवेबल है बेसिकली वो भी हमारा एसिड है और इसमें इजाफा हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि इंक्रीज इन एसिड आर रिकॉर्डेड इनटू द डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रांजैक्शन है ये आप अलहदा से एनालाइजिंग और डेबिट क्रेडिट का रूल आप अलहदा से लिखोगे, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में आप एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे, डेट डालोगे जनवरी 24, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल का हम अलहदा से लेजर बना लेते हैं। ऊपर अकाउंट रिसीवेबल लिखा, टी अकाउंट बनाया क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, डेट डालेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, इसका ऑलरेडी टूल एंड इक्विपमेंट का जो है वो बना हुआ था लेजर, उसी लेजर के अंदर जो है हमने अभी यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, हमने डेट डालनी है और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना है। ये जो
ब्लैक में अमाउंट लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी कोई टूल एंड इक्विपमेंट की एंट्री पास हुई थी और ये ऑलरेडी हमने एक लेजर बनाया था। अब उसी लेजर के अंदर ये जो रेड वाली ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब है ये जो अभी वाली ट्रांजैक्शन है हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है इसकी क्रेडिट साइड पे। तो बेसिकली इस एंट्री को आपने याद कर लेना है कि जब भी टूल एंड इक्विपमेंट उधार पे सेल करने हैं या कोई भी एसेट हमने उधार पे सेल करना है तो वो एसेट आपका क्रेडिट हो जाएगा और उसके बदले में जो अकाउंट रिसीवेबल है वो आपका डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारी जो है वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाती है जनवरी 26 को और वो कहता है ओवरनाइट रिसीव 600 इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम ए स्टोइंग। अब यही जो ए स्टोइंग था ना, जिस बंदे से हमने पैसे रिसीव करने थे वो था 1800। अब हमने उससे रिसीव कर लिया है 600 रुपये रिसीव कर लिए हैं। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, हमने सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है। एक तो हमें कलेक्शन हो रही है, इसका मतलब है कैश में इजाफा होना, एक तो कैश इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। और कैश क्या है, एसेट है। इसके बाद हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, ये इन्वॉल्व हो रहा है, तो दूसरा अकाउंट ये आ गया। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ये भी एसेट है। अब हमने यहाँ पे एनालाइज कर लेना है कि जो कैश एसेट है उसमें इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कलेक्शन हो रही है, इस वजह से कैश एसेट में इंक्रीज आ रहा है। अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, इसमें कमी आ रही है क्योंकि पहले 1800 रिसीव करना था, अब 600 वो बंदा दे रहा है तो 600 से कमी कर देंगे, 600 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट डेबिट क्रेडिट का रूल लगाना है इसमें कि ये जो कैश इंक्रीज हो रहा है ये डेबिट हो जाएगा और ये जो एसेट अकाउंट रिसीवेबल एसेट डिक्रीज हो रहा है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर दी जनवरी 26, दिस इज जनवरी 26। कैश आपका डेबिट हो जाएगा 600 से और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 600 से क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी तरह से हमने इसका इसी एंट्री का आगे लेजर पास करना है। लेजर पास करने में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है ये कैश पड़ा हुआ था हमारे पास डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे भी पड़ा हुआ था। अच्छा, इसके बाद तो अब यहाँ पे हम जो है वो कैश का जो है वो लेजर बनाएंगे और कैश का जो लेजर है वो हमारे पास ऑलरेडी जो है ये अमाउंट्स पड़ी हुई थी डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पे अब जो है वो कैश डेबिट हो रहा है तो हम डेट पास करेंगे और डेट में कैश को जो है वो डेबिट कर देंगे। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है जो कि मैम हो रहा है जी। मैम ये कैश हमारा डेबिट हो रहा है, लेकिन इसमें जैसे हमें जर्नल में स्टेटमेंट लिखी हुई है ना कैश की, तो यहाँ पे लेजर में हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे कि कैश हमारा डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल, ये नहीं नहीं लिखेंगे हम? नहीं, ये नहीं लिखेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, एक अमेरिकन अप्रोच है और एक ब्रिटिश अप्रोच है, ठीक है। ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना ये अमेरिकन की पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए अमेरिकन कहते हैं कि जब आप लेजर बनाते हो तो सिंपल टी अकाउंट बना दो, वी डोंट नीड एनी क्लैरिफिकेशन, वी डोंट नीड एनी रेफरेंस, ठीक है। इस वजह से सिर्फ आप डेट डालो और अमाउंट डालो एंड दैट्स इट। लेकिन जो ब्रिटिश होते हैं ना वो कहते हैं कि हमें डेबिट का रेफरेंस भी दो और क्रेडिट का रेफरेंस भी दो, दैट्स वाई वो डीआर को डेबिट रेफरेंस एंड सीआर को क्रेडिट रेफरेंस कहते हैं, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम अमेरिकन बुक पढ़ रहे हैं और अमेरिकन जो है वो डीआर को एज अ डेटर एंड सीआर को एज अ क्रेडिटर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें ये देखना है कि कितने पैसे वसूल करने हैं और कितने पैसे पे करने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से अकाउंट से लिंक करते हैं, ये रेफरेंस देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है, तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में भी आपने टी अकाउंट बनाना है, ये ऑलरेडी बना हुआ था, डेबिट बैलेंस था। अब क्या करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन में जनवरी 26 में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो हमने डेट डाली और क्रेडिट जो है वो एंट्री पास कर दी, ठीक है। ये हमारा लेजर बन गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनवरी 27 की। क्या ट्रांजेक्शन है हमारे पास? ट्रांजेक्शन है ओवरनाइट मेड 6800 पार्शियल पेमेंट टू अकाउंट्स पेएबल टू स्नैपी टूल्स। अब यहाँ पे भी हमने एनालाइज करना है कि इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो पहला अकाउंट तो सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि अकाउंट्स पेएबल इन्वॉल्व है, तो कहता है कि पेमेंट की है। पेमेंट की है तो इट मीन्स के कैश में भी कमी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि एसिड कैश है और वो डिक्रीज हो रहा है पेमेंट की वजह से। और पेमेंट हम कौन सी कर रहे हैं? अपने अकाउंट्स पेबल की पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में भी कमी आ रही है, ठीक है। तो हमने एनालाइज कर लिया, एक तो कैश एसेट है उसमें कमी आ रही है, दूसरी ये अकाउंट्स पेबल पे करने की वजह से लाइबिलिटी जो है वो अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है उसमें भी कमी आ रही है। अब हमने डेबिट क्रेडिट का रूल लगा देना है। रूल ये लगाना है कि जो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा। एसिड हमारा जो है डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब है ये जो कैश है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने डेबिट क्रेडिट का रूल भी अप्लाई कर लिया। अब हम बात करते हैं इस जर्नल एंट्री की। तो हम डेट डालेंगे जनवरी 27 एंड हम एंट्री पास कर देंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री रट लें कि जब भी आपने अपने अकाउंट्स पेबल को आपने पेमेंट करनी है तो हमेशा आपके पास एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। और जब भी आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो आपके पास एंट्री आ जाएगी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, उलट हो जाएगी। जब रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और जब हम पे कर रहे हैं अपने अकाउंट्स पेबल को तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्रीज को याद कर लेना है आपने। इसके बाद आ जाएगा कि हमने इसी का आगे लेजर बनाना है। अकाउंट्स पेबल का ऑलरेडी लेजर बना हुआ था, ठीक है। वो क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस था 13,800 हमने पे करना था। अब हम पे कर रहे हैं 6800 डेबिट हो रहा है। डेट डालेंगे जनवरी 27 और डेबिट साइड पे हम इसकी एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह कैश का भी ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था जिसमें ये 4 ट्रांजेक्शन हुई थी। मजीद इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है, हमने फर्स्ट 27 लिखा और 6800 को हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, तो ये जर्नल भी हमारा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लेजर अकाउंट आफ्टर पोस्टिंग, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ये जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं ना, बेसिकली वो सेपरेट हमने की थी, ठीक है। लेकिन जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन गिवन होंगी तो आपने सबसे पहले जो है वो जनरल जर्नल बनाना है। उसका तरीकाकार क्या है? वही तरीकाकार है कि आप फर्म का नाम लिखते हो, उसके ऊपर जनरल जर्नल लिखते हो और फिर उसका आप डेट मेंशन करते हो, जिस डेट को आप बना रहे हो, फाइन। उसके बाद आपने ये डेट का कॉलम बनाना है, डिटेल का कॉलम बनाना है, डेबिट का कॉलम बनाना है और क्रेडिट का कॉलम बनाना है, ठीक है। यही चीज आप देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज अब उसने ना इस बुक में इकट्ठी पास कर दी है, ठीक है। उधर हमने सेपरेट की थी। पहली एंट्री हुई थी कैश डेबिट कैपिटल स्टॉक क्रेडिट, नरेशन में हमने लिख दिया ऑनर इन्वेस्ट कैश इनटू द बिजनेस। सेकंड एंट्री हुई थी, हमने लैंड परचेज की थी, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, ये नरेशन पास कर देंगे परचेज लैंड फॉर द बिजनेस साइड। फिर हमने बिल्डिंग परचेज की थी, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट नोट्स पेबल क्रेडिट, तो इसमें हम लिख देंगे कि परचेज बिल्डिंग पार्शल पेड कैश एंड बैलेंस पेएबल 90 डेज, यानी कि बाकी बैलेंस जो है वो मतलब 90 दिनों में पे करेंगे। नरेशन, ये इसको नरेशन कहते हैं, दिस वन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखी हुई है इसको नरेशन कहते हैं। जब नरेशन कंप्लीट करते हैं तो एक एंट्री पूरी हो जाती है। इसके बाद 23 को हमने टूल एंड इक्विपमेंट उधार पे खरीदे थे, तो टूल एंड इक्विपमेंट डेबिट कैश अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब क्या है कि हमारे पास जो है हमने कुछ सोल्ड किए थे और उसके बदले में पैसे हमें नहीं मिले हैं, उधार पे सोल्ड किए थे,
तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड टूल एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, और यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन में सोल्ड टूल्स ऑन अकाउंट, ठीक है, ऑन अकाउंट हमने अभी इसको सोल्ड किया है। फिर इन्हीं सोल्ड से हमने जिनको उधार पे सोल्ड किया था कैश मिल गया है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और इसी तरह जिसको हमने पे करना था, जिससे हमने उधार पे परचेज किए थे, तो इसको अब हम पे कर रहे हैं, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और हम यहाँ पे नरेशन पास कर देंगे मेड पार्शियल पेमेंट टू द लाइबिलिटी। इसी तरह आपने इसकी क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है कि पहले तमाम जर्नल एंट्रीज को पास करना है, ठीक है। जब हम लेजर बनाएंगे, अब अगला काम लेजर का है, तो हर एक का सेपरेट लेजर बनेगा। अब आपके पास कैश का सेपरेट बनेगा, कैपिटल स्टॉक का सेपरेट बनेगा, लैंड का सेपरेट बनेगा, कैश का सेम है, एक ही बनाना है, बिल्डिंग का अलहदा बनेगा, कैश का बन गया ऑलरेडी। फिर उसके बाद नोट्स पेबल का बनेगा, टूल एंड इक्विपमेंट का बनेगा, अकाउंट्स पेबल का बनेगा, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का बनेगा, टूल एंड इक्विपमेंट का ऑलरेडी है जी, इसका नहीं बनाना। फिर इसके बाद कैश का भी बन गया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल का भी बन गया हुआ है, ठीक है, अकाउंट्स पेबल का भी ऊपर बना लिया था और कैश का भी बना लिया था। जिसका नाम पहले बन चुका है उसका नहीं बनाना, उसका उसी के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, और जो नया नाम है उसका लेजर बना लेना है। अब आप नीचे इसका देख सकते हैं कि इसको बनाने के बाद अब लेजर्स की बारी आती है, तो इस तरह आपने लेजर बनाना है, ठीक है, टी बना लेना है। यहाँ पे जस्ट उसने ये मतलब ड्रॉ किया हुआ है ना, टेबल बनाया हुआ है, तो आपने टी बना लेना है। टी बना के मैम डेबिट और मैम क्रेडिट। ये जी जी मैम ये जर्नल का जो फॉर्मेट है वो लाइंस लगानी है। हाँ जी, बिल्कुल ये लाइंस लगानी है यहाँ पे आपने। ये ये मैम अमाउंट डेबिट क्रेडिट और डेट की जो नहीं लगी हुई फॉर्मेट में है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। इस तरह से आपने जो है ये लाइन ड्रॉ करनी है, दिस वन, ये ऐसे, और ये इस तरह से, ठीक है, ये नीचे तक, बिल्कुल ये नीचे तक आपने ले जानी है। ये सारी आपने ये ठीक है लाइन मैम। ड्रॉ करनी होती है, फिर जाके आपका ये फॉर्मेट इस तरह से बनता है, ठीक है। और ये आपकी पहली एंट्री हुई है और ये नरेशन पास की है, तो आपने इसको ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है, और ब्रैकेट में बंद करने के बाद यहाँ पे लाइन लगा देनी है। तो इसका मतलब होगा कि ये एक ट्रांजेक्शन हुई है। अगली ट्रांजेक्शन है, इसको भी आपने ब्रैकेट में बंद कर देना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर दी, और इसके नीचे आपने इसको लाइन लगा देनी है। इसका मतलब है कि सेकंड ट्रांजैक्शन हुई है। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन भी आपने ऐसे ही करना है, इस नरेशन को आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और इसके नीचे आपने जो है वो लाइन लगा देनी है। इस तरह से ये प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व होगा। ये जब मैं आपको रजिस्टर पे क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको मजीद जो है वो क्लियरिटी हो जाएगी कि इसका फॉर्मेट आपने किस तरह से बनाना है, और नरेशन जो है वो किस तरह से ब्रैकेट में पुट करके इसके नीचे लाइन लगा देनी है, ताकि क्लियर हो जाए कि ये एंट्री यहाँ पे एंड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद ये लेजर का आपको आइडिया हो गया कि आप लोगों ने जो है वो टी अकाउंट बनाना है, और टी अकाउंट में यहाँ पे अब देखें कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दो, कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दो, कैश क्रेडिट हो रहा है 6000 से क्रेडिट कर दो, यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है 600 से डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट हो रहा है 6800 से क्रेडिट कर दो। इस तरह से आपने इसकी कैश की जो है ट्रांजेक्शन जो है पूरी कर देनी है। अब हम बात करते हैं कि आगे कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक का सिर्फ एक ही बनेगा क्रेडिट साइड पे, और कहीं भी कैपिटल स्टॉक नहीं है। लैंड है, लैंड का भी एक ही बनेगा क्योंकि और कहीं भी लैंड नहीं है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग का भी एक ही डेबिट साइड पे बनेगा और कहीं भी बिल्डिंग नहीं है। नोट्स कैश का कर लिया, नोट्स पेबल, नोट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है, नोट्स पेबल का अकाउंट बना लेना, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेना है, और ढूंढना है कहाँ पे नोट पेबल लिखा हुआ है। नोट पेबल कहीं भी नहीं है नोट पे, बस जी क्रेडिट साइड पे एक ही एंट्री करनी है। टूल एंड इक्विपमेंट डेबिट साइड पे कर देना है, और चेक करना है कहाँ पे टूल एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है, दिस वन, ये और ये सेम है, तो इससे आपने डेबिट कर देना है और इतनी अमाउंट से आपने क्रेडिट कर देना है। और कहाँ लिखा हुआ है टूल एंड इक्विपमेंट, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बस ये लेजर में यही दो चीजें आनी है। इसके बाद आ जाएगा अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल का आपने बनाना है क्रेडिट कर देना है, और ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल, ऊपर कहीं लिखा हुआ है नहीं जी, नीचे कहीं देख लेना है, नीचे ये लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, तो हमने 6800 जो है वो इसको डेबिट कर दिया। इस तरह से आपने जो है वो एक अकाउंट ले लेना और इसका जो है वो ढूंढ के डेबिट बैलेंस जो है डेबिट साइड पे और क्रेडिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आपने मेंशन करना है। ये आपके पास लेजर बने हुए हैं, लेजर का वही तरीकाकार है, ठीक है। टी अकाउंट बना के डेबिट क्रेडिट साइड पे आपने बैलेंस मेंशन कर देने हैं।
अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज नेट इनकम। नेट इनकम बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उस रेवेन्यू में से जब हम जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बच जाती है वो हमारी नेट इनकम होती है। अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एक्सपेंस कम होते हैं तो हमें इनकम होती है, और अगर हमारा रेवेन्यू जो है वो कम होता है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो हमें लॉस होता है। रेवेन्यू मैंने आपको बताया था कि मैंने एक मतलब मेरी एक मोबाइल्स की कंपनी है, मैं मोबाइल को सेल करके जितने भी पैसे रिसीव करती हूँ वो मेरा रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू में से उस मोबाइल को बनाने के ऊपर जितनी भी कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट को, उस एक्सपेंस को माइनस कर दूंगी, तो बाकी जो चीज़ बच जाएगी उसको हम नेट प्रॉफिट का या नेट इनकम का नाम देते हैं। ठीक है। अब जो नेट इनकम होती है इसका क्या इफेक्ट होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि एक तो ये कैश में इजाफा हो जाता है और दूसरा जो है ये ऑनर्स इक्विटी में इसका इजाफा हो जाता है। ठीक है। अगर कोई एक्सपेंस होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? उसका भी एसेट में कमी हो जाती है, यानी कैश में कमी हो जाती है, और ऑनर्स इक्विटी में भी कमी हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली इसका जो नेट इनकम है इसका लिंक किस किस के साथ है? एसेट के साथ और ऑनर्स इक्विटी के साथ है। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होगी, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो ऑनर्स इक्विटी भी जो है वो डिक्रीज होगी। तो ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज कब होगी? जब मुनाफा होगा, नेट इनकम होगी। ठीक है। और डिक्रीज कब होगा? डिक्रीज ये ऑनर इक्विटी कब होगी? जब लॉस होगा या एक्सपेंस अकर होगा। तो ये आपने ये चीज याद रखनी है कि इनकम है तो इजाफा हो जाएगा और लॉस है तो कमी हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग क्या है? ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था कि रिटेन्ड अर्निंग एक शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन है जिसमें इस साल का मुनाफा और पिछले तमाम सालों का मुनाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस एक ऐसा, रिटेन्ड का मतलब है रखना, अर्निंग मतलब सेट असाइड अर्निंग रखना, रिटेन्ड अर्निंग अर्निंग्स को, इनकम को सेट असाइड कर देना। तो जितना भी हमारा इस साल मुनाफा हुआ है या जितना पिछले सालों में मुनाफा हुआ है वो तमाम हम रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में रखते हैं। प्रॉफिट में से जितना हिस्सा हम शेयर होल्डर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो जितना भी डिविडेंड दिया है, जितने रिजर्व रखे हैं, ठीक है, और कितना बाकी मुनाफा बच गया है अपने बिजनेस में यूटिलाइज करने के लिए, ये सारे का सारा हमें रिटेन्ड अर्निंग सेक्शन से पता चलता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मुनाफे में से ही शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होना है, माइनस हो गया, रिजर्व रखने हैं, रिजर्व माइनस कर दिए, तो बाकी जो मुनाफा बच जाता है वो कंपनी के अंदर इस्तेमाल होना है, और वो मुनाफा आगे जो है वो हम ऑनर्स इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग सेक्शन में हम लिख देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये हमारी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट जो है वो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है। जो बनती है इनकम स्टेटमेंट के बाद रिटेन अर्निंग बनती है, फिर उसके बाद कैश फ्लो बनती है, और फिर उसके बाद लास्ट पे बैलेंस शीट बनती है। तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास जितनी भी अर्निंग्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, दिस ईयर अर्निंग एंड प्रीवियस ऑल ईयर अर्निंग, उसमें रिजर्व कितने हैं, मुनाफा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, माइनस करने के बाद जो रकम बच जाती है उस रकम को फिर हम बाद में बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं ऑनर्स इक्विटी सेक्शन में, और वो बैलेंस जो है वो बिजनेस में ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं आगे नेट इनकम अ प्रीव्यू। नेट इनकम आपको पता है कि इसको फाइंड करने का बहुत आसान तरीकाकार है कि आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है, जो हमने पिछले जो है वो चैप्टर में भी स्टडी किया था। ओवरनाइट सर्विस है, नेट इनकम बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं एट द ईयर एंडेड, जिस ईयर एंड को बना रहे हैं वो है। इसके बाद रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जितना भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू है, रेंट रेवेन्यू अर्न है, टोटल आ जाएगा टोटल, जिसमें एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। वो एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? एडवर्टाइजिंग, ये आपको पता है कि चीज़ों को इश्तिहारबाजी करने के लिए, सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, एक्सपेंस है। सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, ये भी आपका एक्सपेंस होता है क्योंकि हर महीने आपने पे करना है। सप्लाईज है, सप्लाईज होती हैं छोटी मोटी चीज़ों की, मतलब चीज़ें होती हैं
नेट इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट, यस नेट इनकम को हम प्रॉफिट भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट भी इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। तो सप्लाईज क्या होता है कि छोटी मोटी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं रोज़मर्रा रूटीन के लिए, वो यूज़ हो जाती हैं और दोबारा हम उनको परचेज करके लेके आते हैं। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन ही यही है कि जो बार बार चीज़ अकर होती है, ठीक है, या वो चीज़ जो खरीद रही हैं वो शॉर्ट टर्म फ़ायदा दे तो हम उसको एक्सपेंस का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो एडवर्टाइजिंग है, पता है हर बार इश्तिहारबाजी करनी पड़ती है, बार बार सैलरी भी हर महीने देते हैं, सप्लाईज भी बार बार जो है वो लेके मतलब आते हैं चीज़ें खर्च करने के लिए। इसी तरह डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन की आपको मिसाल दे दूं क्या है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड थ्रू इट्स वियर एंड टीयर इज नोन एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। चीज़ों को इस्तेमाल करके किसी भी एसिड को जब आप इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जब उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है तो उस कमी वाली वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदा है आपने, 1,50,000 का था, अब आपने उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद अब 1.5 लाख तो नहीं उसकी वैल्यू रह जाएगी, अब उसकी वैल्यू रह जाएगी 1,20,000। तो वो जो 30,000 इस्तेमाल करने के बाद वो वैल्यू में कमी आई है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। और डेप्रिसिएशन हमेशा जो है वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर होती है। फिक्स्ड एसेट कौन सा है? लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, ठीक है। इस तरह के फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो है वो हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। हाँ जी, बस करने लगी हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ईच एंड एवरीथिंग बता रही थी। इंश्योरेंस है, पता है हर साल इंश्योरेंस आप इसका प्रीमियम देते हैं। इंटरेस्ट है, हर साल आपने इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है। कोई भी आपने मतलब उधार लिया और इसके ऊपर इंटरेस्ट आपने हर साल पे करना होता है। ये तमाम एक्सपेंसेस आपने जो है वो टोटल कर लेना है। तो इस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी इनकम बिफोर इनकम टैक्स। इनकम बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है। अब हर आमदनी के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है, तो टैक्स की परसेंटेज दी होगी 10%, 20%, 5%। तो ये जो इनकम आई है ना, इसके ऊपर वो परसेंटेज को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल वो 5% है, 5% लिया, जो आया टैक्स माइनस कर दिया और आपकी जो है वो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाते हैं। तो दिस इज अ बेसिकली फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपकी आमदनी के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। वो टैक्स या तो परसेंटेज फॉर्म में होता है या फिर आपका जो है अमाउंट मेंशन होगी, ठीक है, उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो है आपकी नेट इनकम आ जाती है, ठीक है। अब ये नेट इनकम आगे जाती है रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में। उस रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट में पिछले साल की भी नेट इनकम पड़ी होती है, दोनों को जमा कर लेते हैं, फिर उसमें से डिविडेंड और रिजर्व्स को माइनस कर देते हैं। तो बाकी जो आपके पास नेट इनकम आ जाती है वो आपकी बैलेंस शीट में चले जाती है, बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स में चले जाती है। अच्छा, अब इसमें जो है ये इनकम की बात हो गई और एक्सपेंस की बात हो गई, ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिस्कल ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि पढ़ने वाली हैं। फिर उसके बाद टाइम पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम इसके लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से